अच्छा, इसमें एक और क्लैरिफिकेशन करनी थी। अगेन थैंक्स टू डॉक्टर आतिम शफीक के पेन हमेशा वही होगी जहां सेंसरी फाइबर्स हों। तो ब्रेन टिश्यू के अंदर सेंसरी फाइबर नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता जो मैं वजह बता रहा था कि उस शेर में उसकी वजाहत भी है, आपसे सवाल भी है। वो ये है कि सर में हो दर्द तो दवा कीजिए, कुछ लोग अगर सर दर्द हो तो क्या कीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से पूरी दुनिया में लोगों को सर दर्द होता है। ठीक है जी। अब आ जाता है सर दर्द की किस्में, टाइप्स। उसमें ना एक तो है उसकी साइट्स के लिहाज से या लोकेशन के लिहाज से फ्रंटल हेडेक भी होती है। फ्रंटल हेडेक में हमारे कौन कौन से हिस्से, दो हिस्सों के नाम बता दें। फ्रंटल साइनसिस हो गए, मैक्सिलरी साइनसिस हो गए, और दूसरी वो पीछे हैं। और जी दूसरा आप नाम ले रहे थे, आईज का जी। तो ये मेनली अगर आपने करना है तो अगर फ्रंटल हेडेक का पेशेंट आता है तो आईज और साइनोसाइटिस को जरूर आप एक दफा एनालाइज कर लें। लेटरल हेडेक का पेशेंट आता है तो किसको क्या जेन में तस्वर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और माइग्रेन और ईयर। ठीक है जी। पोस्टीरियर हेडेक का अगर आता है पेशेंट तो क्या सोचेंगे? हाँ जी। डॉक्टर साहब का ख्याल है कि जी कॉन्स्टिपेशन जो है वो पोस्टीरियर हेडेक करती है। अच्छा, इसमें आप नेक का जिक्र क्यों नहीं करते? नेक की नेक नहीं, नेक की कोई भी प्रॉब्लम पोस्टीरियर हेडेक कर सकती है। फिर जनरलाइज्ड हेडेक जो है, नहीं नहीं, जनरलाइज्ड हेडेक जो है ना क्लस्टर नहीं होती, ये ज्यादातर हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और एक बैंड लाइक जो होती है हेडेक, टेंशन हेडेक। वेरी गुड, वेरी कॉमन। अच्छा जी। और वो जो इंजरी की वजह से होती है, वो जहां इंजरी होगी उस जगह पे लोकलाइज्ड हो। अच्छा, ये तो हो गया लोकेशन की वजह से। अब आ जाता है उसकी अक्रेंस के लिहाज से। दो किस्म की हेडेक होती है, एक प्राइमरी जिसकी आमतौर पर काज का नहीं पता चलता, दूसरी होती सेकेंडरी जिसकी हमें पता चलता है कि इसकी ये काज है। अब प्राइमरी में जब हमने ये तय कर लिया कि प्राइमरी की काज का नहीं पता चलेगा, तो इसका मतलब क्या है? आपने हिस्ट्री पे डायग्नोज करना है, आपने उसके टेस्ट नहीं करवाने, आपने उसका बेशक उसका एग्जामिनेशन भी ना करें क्योंकि एग्जामिनेशन में भी कुछ नहीं मिलता। तो आपकी सारी फाइंडिंग जो है ना प्राइमरी हेडेक में, आपकी सिर्फ हिस्ट्री, गुड हिस्ट्री में जितनी अच्छी आपकी हिस्ट्री होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वो हिस्ट्री के पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है, प्राइमरी हेडेक होती कौन सी है? प्राइमरी हेडेक सिर्फ तीन किस्म की होती है। एक होती है टेंशन हेडेक, और दूसरी होती है मिग्रेन। मिग्रेन की रीजन जरूर होती है लेकिन बैकग्राउंड में आपको कोई इतनी ज्यादा फाइंडिंग नहीं मिलती। क्या होती है मिग्रेन की रीजन? वेजो डायलेशन ऑफ मेनिंजियल आर्टरीज। कोई आप में से काफी जहीन लोग और चमकते चेहरे बैठे हुए हैं, कौन सी आर्टरी ज्यादातर इन्वॉल्व होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वाह जी वाह, डॉक्टर नाहिद, तालियां बजाए रहा डॉक्टर नाहिद के लिए। अच्छा जी। उसके बाद तीसरा आ जाता है जी क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर को उर्दू हम कहते हैं गुच्छा। तो क्लस्टर हेडेक होती कहाँ पे है? आई या उसके इर्द गिर्द जगह, ज्यादातर कॉमनली इस जगह पे होती है। लोकलाइज्ड पेन होती है, किसी एक, ज्यादातर ये यूनिलेटरल होती है। नहीं नहीं नहीं, मिग्रेन और चीज है, इसका आई ऑर्बिटल से ताल्लुक होता है क्लस्टर हेडेक। अब आ जाते हैं सेकेंडरी हेडेक। अब वही बात रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमने डायग्नोज करना है हिस्ट्री से भी, उसका एग्जामिनेशन भी करेंगे, फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, प्लस उसके टेस्टों में भी हमें एबनॉर्मेलिटी मिलेगी। अब इसकी बैकग्राउंड में डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो सबसे ज्यादा है ट्रॉमा हो सकता है, कि ट्रॉमा, क्रोनिक ट्रॉमा हो तो आपको बैकग्राउंड में उसके कोई ना कोई उसके फीचर्स मिल जाएंगे। इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन में एनकेफेलाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है। सेकेंडली, डिजीजेस मुख्तलिफ ऑर्गन्स की हो सकती हैं जिसमें सीवीएस की डिजीज है, हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा ईएनटी
वो इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली पेन हो जाती है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ईएनटी में आप देखें ओटाइटस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। तो आई में ग्लोकोमा बहुत ज्यादा, उसके अलावा भी आई की अब अगर मजीद डिस्कस करते हैं। डेंगी स्पेसिफिक, डेंगी की भी अपनी एक, आप सब लोगों ने पेशेंट देखे होंगे। जीआईटी में बज़ाहिर लगता है कि ये तो काफी दूर हिस्सा है, लेकिन जीआईटी डिस्टरबेंस भी हेडेक कर सकती है। साइकोलॉजिकल डिजीजेस बहुत मशहूर है कि साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं वो हेडेक कर, नहीं, एसिड पेप्टिक डिजीज ज्यादा है। हाँ जी, आपने सुना नहीं होगा, अक्सर लेडीज कहती हैं जी गैस मेरे सिर नू चढ़ गई। हाँ, वो एसिड पेप्टिक डिजीज है। अच्छा जी, उसके बाद नहीं, लेकिन आपको देखें, एक आपका पेशेंट आपको आके कंप्लेन करता है, आपने पेशेंट की बात को इग्नोर नहीं करना। चले इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, ठीक ठीक बिल्कुल। हाँ जी, खाना खाने के बाद मतलब होने से पहले स्टेट है, उसकी वजह से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, अच्छा जी, आगे है स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन। ब्रेन का कोई भी स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, कोई बता सकता है कौन कौन सी स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन? ट्यूमर नंबर 1, सेकेंडरी सिस्ट हो सकती है, ब्लड की एक्यूमुलेशन हो सकती है। इनमें से कोई भी अगर स्पेस ऑक्युपाई होगी तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उससे हेडेक होगी। अच्छा जी, मेडिसिन भी हेडेक करती है, नाम लें कोई? नाइट्रेट्स, और मेरी तरफ देख के बताए ना, उधर बोर्ड में तो लिखा ही हुआ है। और और बोले या व्याग्रा, देखा ना डॉक्टर आसम शफीक, कितनी शानदार बात की, व्याग्रा भी पेन कर सकता है, हेडेक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर यूज ऑफ एनी मेडिसिन हेडेक कर सकता है। फिर ये तो हो गया जी, अब आ जाता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कौन कौन सी क्लासिफिकेशन बनती है, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक हम कौन सी हेडेक को कहेंगे? अगर वो महीने में 15 दिन से ज्यादा हेडेक मरीज को होती है और मुसलसल 3 महीने उसको होती रहे, तो फिर हम कहेंगे अब ये क्रोनिक हेडेक। हाँ जी, अच्छा जी, अब आ जाता है डायग्नोज कैसे करना है। 3 मेथड्स हैं जी, एक गुड हिस्ट्री, दूसरा साइंस एंड फोकस फिजिकल एग्जामिनेशन, और लेबोरेटरी एंड अदर टेस्ट। गुड हिस्ट्री में क्या आएगा जी? ये आपको रट्टा होना चाहिए हर पेन के पेशेंट के लिए कि जनाब क्या क्या आपने पूछना है। पहला आपने पूछना है दर्द है कहाँ, दूसरा करेक्टर क्या है, वो अरसे का भी करते हैं, करेक्टर क्या है उसका, किस तरह की दर्द होती है, तीसरा है कितने अरसे से है, डॉक्टर साहब वाली बात। फिर इंटेंसिटी, वो जो पहले हमने बात की है, 0 से लेकर 10 तक, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, आप ताकि तयन कर सकें कि इसको मैंने मेडिसिन का किस लेवल का ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माइल्ड मॉडरेट सीवियर के लिहाज से आपकी प्रेस्क्रिप्शन का लेवल चेंज हो जाएगी। फिर ऑनसेट, क्या ये जब शुरू हुई थी तो शुरू से ही इतनी तेज थी या आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की है, उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई है। फिर आ जाता है पेन जो है वो रेडिएट तो नहीं कर रही, वहीं पे है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ पेन, पेन वर्स कैसे होती है, ठीक कैसे होती है, खुद ब खुद ठीक होती है या हमेशा वो मेडिसिन होती है। फिर उसके साथ कोई डे नाइट का, सीजन का, डाइट का, सन का, ब्राइट लाइट का, हीट कोल्ड का कोई असर है किसी चीज के साथ, उसको कोई फर्क पड़ता है। फिर एक और अहम सवाल है कि ये जो पेन हो रही है इसकी आपकी जिंदगी पे असरअंदाज तो नहीं हो रही। कई लोग तो कहते हैं कि अब मुझे इतनी पेन है कि मैं अपना काम ही नहीं कर सकता, उस सूरत में आपने उसको सीरियस लेना है।
फिर आपने पूछना है जी, आप मुझसे पहले किसी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, हकीम के पास गए होंगे, पहले मुझसे पहले आपने क्या इलाज कराया, उससे आपको बड़ी गाइडलाइन मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कई लोग भूल जाते हैं। इसको कभी नहीं भूलना, हर बीमारी में ये पूछना है कि मुझसे पहले आप किसी के पास गए थे और उसने क्या आपको ट्रीटमेंट दिया और उसका क्या रिजल्ट निकला। और फिर एक और सवाल जरूर पूछना होता है कि आपको कोई मेडिसिन एलर्जिक तो नहीं करती। ठीक है जी, ये आपकी हिस्ट्री होगी, ये गुड हिस्ट्री में माना जाता है। फिर आ जाता है फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जो मैं अब आपको बताऊंगा ना, ये वो एग्जामिनेशन है जो इस वक्त इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में स्टैंडर्ड माना जाता है। आपने अगर चाहे MRCGP करना है, चाहे FRCP करना है, ये इस एग्जामिनेशन के बगैर आपको वो पास नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है, पहले आपने जर्नल अपीयरेंस करनी है पेशेंट की। आपको क्या लगता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो जो सरदर्द है वो उसके चेहरे के ऊपर, उसके तासुरात के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं डाल रही। कई लोगों पे मैंने आपको बताया था कि कई लोगों की ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है डॉक्टर्स की, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जी वो मरीज को देख के उनको अंदाजा हो जाता है कि इसको क्या तकलीफ है। उसके बाद उसके वाइटल साइंस जरूर देखने हैं आपने, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट रेट देखना है, टेम्परेचर देखना है। फिर हेड एंड स्काल्प एग्जामिनेशन करना है। उसमें क्या है, हेड एंड स्काल्प एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि भाई उसके कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई जो है कोई रेडनेस तो नहीं है। फिर पेल्पेट करके देख लें उसके सारा एरिया, किसी जगह पे टेंडरनेस तो नहीं है। उसके बाद आई एग्जामिनेशन लाजमी है इसमें, जिसमें विजुअल एक्टिविटी देखते हैं, ऑकुलर प्रेशर देखते हैं। ऑकुलर प्रेशर हम क्यों देखते हैं? ग्लाउकोमा, हाँ ग्लाउकोमा तो नहीं है। ग्लाउकोमा को उर्दू में क्या कहते हैं? काला मोती। काला मोतिया। एक हमारे टीवी के एक है बहुत अच्छे आर्टिस्ट, अतर शाह खान जेदी को जानते हो? आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, चले जी। उनको मोतिया हो गया। अब वो शायर भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं। उन्होंने अपने ही मोतिये के ऊपर शेर कह दिया, आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं जी, मैंने फूलों की तमन्ना की थी, मेरी आंखों में मोतिया उतर आया। तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी भी दुआएं कबूल ना करे, ये भी तो उनकी दुआ कबूल हुई है ना। तो बहरहाल ये चीजें आपने देखनी है, प्यूपल्स को भी देखना है, और फंडस आपने देखना है पेपिलोडीमा के लिए। पेपिलोडीमा क्या होता है जी, डॉक्टर साहब आप बताएं। स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, ये कब होती है? इंट्राक्रेनियल, डॉक्टर साहब की बात ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो पेपिलोडीमा होता है। तो ये जरूर देखना है। अच्छा जी, साइनस की एग्जामिनेशन आपने उसकी टेंडरनेस देखनी है। साइनस स्पेशली आपने दो साइनसेस को देखना है ज्यादातर, जिनका एग्जामिनेशन मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस। उसके बाद नेक का एग्जामिनेशन करना होता है। नेक के एग्जामिनेशन में आपने टेंडरनेस देखनी है और स्टिफनेस देखनी है। ठीक है जी। कैरोटिड ब्रूई को भी अगर आप सुन सकते हैं तो वो भी अच्छी चीज है। अब आ जाता है इसका जो और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एग्जामिनेशन का है, वो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमने उसकी 12 की 12 नर्व्स को देखना होता है। पहली नर्व को उन्होंने आजकल इतना नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप कर रहे हैं जहां 11 नर्व्स को कर रहे हैं तो 12वीं भी कर लें। तो पहली कौन सी है, नाम कोई बताए? करते हैं साथ साथ नाम पूछूंगा। सारे पूछता हूँ मैं आपसे। तो ऑल्फैक्टरी को हम कैसे चेक करेंगे? स्मेल, स्मेल चेक करा लें। आपके पास स्पिरिट स्वैब है, वही बस उसको लगा दें। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व को हमने कैसे देखना है? विजुअल एक्टिविटी, ठीक है ना, उसकी नजर कैसी है, कमजोर है कि तेज है। और अगर आप उसको बातों बातों में उसको वो भी पूछ लें कि उसके नजरियात कैसे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इलामा इकबाल कहता है कि अहले नजर ज़ौक़े नजर क्या खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न समझे वो नजर क्या है। तो वो वाली नजर आपके किसी किसी पेशेंट की अगर हो ना हो, आपकी जरूर होनी चाहिए।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 3 नर्व्स हैं जिनको इकट्ठा एक ही टेस्ट से हम देख सकते हैं, वो है तीसरी, चौथी और छठी। तीसरी का नाम डॉक्टर साहब? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, तीसरी का अपोलो मोटर। चौथी का डॉक्टर साहब आप बताएं। नहीं नहीं, तीसरी चौथी का नाम बताएं। ट्रोक्लियर। और छठी का नाम वो पीछे, यार पीछे वालों से पूछते हैं, पीछे। एब्ड्यूसेंट, वेरी गुड, कितनी इंटेलिजेंट क्लास है। अच्छा, इन तीनों नर्व्स को आप एक ही टेस्ट से चेक कर सकते हैं, वो है लाइट रिफ्लेक्स के जरिए। आता है करना? ऐसे एक साइड दरमियान में रखें, इधर से लाइट लाएं और फिर देखें जनाब वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो तीसरी, चौथी और छठी होगी। तीसरा क्या रहेगा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, राणा साहब, कि ट्राइजेमिनल रहेगा। तो ट्राइजेमिनल के लिए हमने ये बेसिकली, आपको पता सबसे ज्यादा सेंसरी नर्व है, सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव नर्व है। और इसकी यही वजह, इसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है कि जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनफुल होता है। तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि मरीज की आंखें बंद कराएं, कॉटन लेके हल्की हल्की ऐसे ऐसे टच करें, और उसको आंखें बंद रख के आपने पूछना, हाँ भाई ये कहाँ पे मैंने टच किया, कहाँ पे किया। और ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो कोई पिन लेके मुख्तलिफ पूछ लें कि ये कितनी पेन कर रही है, अगर वो कहीं ज्यादा पेन तो नहीं कर रही। उसके बाद आ जाता है जी सातवीं नर्व, फेशियल नर्व। इसके क्या टेस्ट हैं जी, कोई बताए? फ्राउनिंग, उसके बाद आंखें क्लोज करें, फिर स्माइल करें या उससे कहें अपने दांत दिखाओ। उसके बाद अगला है कि पफ आउट योर चीक्स, हवा भरें। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जी फेशियल नर्व इसकी ठीक है। ये जो है, अगर आप फेशियल नर्व को मजीद चेक करना चाहते हैं तो ये टेस्ट के साथ भी ताल्लुक होता है। उसको कहेंगे हाँ तुम्हारा जो जायका है और आपका ठीक है कि नहीं ठीक। अगर वो कहता है जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आठवीं आ जाती है, कोई आठवीं नर्व का नाम बताएगा? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, वेस्टिबुलर जो होता है ना पार्ट, उसका उसका ताल्लुक होता है बैलेंस के साथ, और कॉकलिए का ताल्लुक होता है हीरिंग के साथ। अब वेस्टिबुलर का क्या टेस्ट है, उसको हम कहते हैं रोमबर्ग टेस्ट। किसी को पता है रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है? पेशेंट को खड़ा कर दें आंखें बंद करके लिए, कितनी देर के लिए? 30 सेकंड के लिए। वेरी गुड जी। और फिर देखते हैं कि उसका बैलेंस कैसा रहता है। ठीक है जी। इसमें मजीद आप एक और चीज बेहतरी कर सकते हैं कि मरीज को कहें स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा सा चल के दिखाएं। नहीं नहीं, अब तो आंखें खोल दी। पहले पहले बंद कराई थी, अब तो आंखें खोल के चले ना। अच्छा जी। फिर आ जाता है ग्लॉसोफरेंजियल, नॉमिनल। बिटर और सावर टेस्ट जो है ना, वो उसको ये ग्लॉसोफरेंजियल पोस्टीरियर पार्ट जो हमारा टंग का होता है ना, उस हिस्से में ग्लॉसोफरेंजियल का, ग्लॉसो और फ्रेंजियल इसका मतलब फेरिंग्स के साथ का जो जुबान का हिस्सा है ना, उसमें वो काम करेगी। फिर 10वीं नर्व है वेगस नर्व। इसको वेगस को उर्दू में क्या कहते हैं? आवारा। तो ये बहुत दूर तक जाती है। इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक गैग टेस्ट होता है, एक स्वेलो टेस्ट होता है। मरीज को पानी पिला के देखें, अगर वो निगल लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेगस नर्व ठीक है। दूसरा एक और भी है कि आप टंग डिप्रेशन के साथ उसकी जुबान को नीचे करें और उसको कहें आ बोले। आ बोलेगा तो उसका यूवियोला और जो बैक पैलेट है वो अपवर्ड जाएगा। गैग रिफ्लेक्स क्या है कि उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको जरा टच करेंगे तो एकदम ऐसे वो गैग पीछे हटेगा जरा, उसको गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर 11वीं नर्व पे नाम बताए, सेसरी। ये क्या करती है, ये जो हमारे कंधे हैं ना, इनकी सारी मूवमेंट, ये उसको यहाँ पे हाथ रखें, उससे कहना इसको ऊपर उठाए। तो अगर वो उठा लेता है, आपने उनकी फोर्स भी चेक करनी है तो पूरे दबा के पूरे फोर्स के साथ देख सकते हैं कि ये कंधे कितने मजबूत हैं उसके। हाँ वो वही। तो ये 11वीं नर्व हाइपोग्लॉसल, जुबान बाहर निकाल के उसकी मूवमेंट देखने के, ऐसे जुबान बाहर निकालो, हाँ राइट और लेफ्ट मूव करो। अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब हाइपोग्लॉसल उसकी ठीक है।
ठीक है जी। इसके साथ अब आपको काफी अंदाजा हो जाएगा। अब आ जाता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपने सारा ये चेकिंग करने के बाद आपको जो सस्पेक्टेड काज लगती है उसके आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें, जो कि आप ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी करा सकते हैं। अब आ जाता है कि हमने उसको ट्रीट करना है पेशेंट को। आगे आएगा अभी। अच्छा जी, इसमें जब भी पेन मैनेजमेंट के पेशेंट को आपने ट्रीट करना होता है तो आपके 3 टारगेट्स होनी चाहिए। एक तो ये है कि फौरी तौर पे उस पेशेंट की जो है ना पेन को रिड्यूस करना है, कता नजर इससे कि उसकी काज क्या है। ये पहला स्टेप है। काज को समझे बगैर आपने उसकी पेन रिड्यूस करनी। मैंने पिछली दफा भी बताया था, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सज्जाद साहब, उनका फार्मूला ये है कि आपकी क्लिनिक से जब पेन मैनेजमेंट का पेशेंट निकले बाहर, उस वक्त तक उसकी 25% पेन कम हो चुकी हो तो वो ज़्यादा मुतमिन होगा। तो पहला काम पेशेंट की पेन रिड्यूस करनी। दूसरे नंबर पे आपने जब पेन रिड्यूस कर लें काफ़ी हद तक, तो फिर उसकी काज जो है ना उसको ट्रीट करना शुरू कर दें। और तीसरे नंबर पे कभी नहीं भूलना, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेशेंट अपसेट होता है ना, जब पेन की कंटिन्यूटी 2-3 दिन भी चली जाती है, क्रोनिक लेवल पे नहीं भी जाती, तो उसको टेंशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसकी काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। काउंसलिंग की कुछ टिप बता सकता है आप में से डॉक्टर साहब? आप तो यूट्यूब भी चलाते हैं, तो काउंसलिंग की टिप बताइए। हाँ हाँ बस। हाँ हाँ ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको ये कहना है कि ये जो आपकी डिजीज है ये ट्रीटेबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है उसको मजीद डरा देते हैं, आपने मजीद नहीं डराना। ठीक है जी। अब आ जाता है जी नॉन माहौल बनाया है फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या क्या है। आज और बिना बैठ जाओ फार्माकोलॉजिकल मेथड भी हम समझते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल। अच्छा ये आपको मैं एक चीज बताऊं, एक जापानीज टेक्निक है ड्रिंकिंग चलो फिर बिना ड्रिंकिंग वाटर। लेक्चर ना ना हवा वाला पानी पीना, हेलो हवा मिक्स करके पानी पीना, ये जापानीज टेक्निक है। मैं आपको बताता हूँ। आप एक गिलास खाली लें, एक गिलास में पानी भरा हुआ हो, और उसको ऐसे शफल करें ताकि उसमें हवा मिक्स हो जाए, आप बबल्स बन जाए। वो वाला पानी अगर आप पिए, वो कहते हैं कि अगर आप इसको हैबिट बना लें, स्वाय ये कि पेन की कोई जबरदस्त किस्म की काज हो, अगर आपको कोई काज नहीं मिलती, तो हेडेक के लिए वो जापान में माना जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं। आम सिंपल जो आप पीते हैं, हाँ, वो कहते हैं जी कि जब भी आप पियो ऐसे मिक्स करके पानी पियो ताकि उसके अंदर हवा मिक्स हो जाए। वो तो कहते हैं सारी उम्र आप पियो, इसके बेनिफिट्स ही बहुत ज्यादा है। एक गिलास पानी से भरा हुआ है, एक खाली है, आप ऐसे ऐसे करके जब उसको शफल करेंगे तो वो उसमें हवा मिक्स हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें, ये मेथड उस पेन में कारामद नहीं होगा जिसकी एक डेफिनेट काज है। जब तक आप काज को ठीक नहीं करते, ये सिर्फ पेन स्टिमुलस को कम करेगा, काज को ठीक नहीं करेगा। दूसरा है चाइनीज मेथड। चाइनीज मेथड ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसकी पेन की वजह हाइपरटेंशन है, आप चाहते हैं कि फटाफट ठीक हो जाए, उसके कान के ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये वाला पोस्ट ऑरिकुलर ऊपर वाला हिस्सा, आप वो ग्लूकोज, जब आप किसी की शुगर चेक करते हैं तो वो जो जिसके साथ हम करते हैं वो प्रिकर, वो प्रिकर के साथ ना यहाँ पे एक प्रिक करें, एक कतरा ब्लड का निकालें, एक कतरा इधर से निकाल दें प्रिक करके। अगर उसका बीपी फॉर एग्जांपल 170/120 है, तो आप प्रिक करके कतरा निकालें, उसी वक्त उसका बीपी चेक करें,
वो 170 150 पे आ गया होगा, और वो जो 120 है वो 100 पे आ गया होगा। ये आपने तजर्बा किया? बहुत दफा। इसमें अगर तो मैं मेरे पेन में चीज आ रही है पेनफुल किया है तो ब्लड प्रेशर और राइज कर सकता है। नहीं, ये जगह है, ये पॉइंट है ब्लड प्रेशर का। यहाँ से आप एक एक कतरा निकालें, कभी अपने पेशेंट का करके भी देख लीजिएगा। सिर्फ ब्लड प्रेशर भी कम करना होगा, लेकिन जो उसका अगला रिजल्ट है उसके साथ उसकी हेडेक भी कम हो जाती है फौरी तौर पर। तो ये चाइनीज मेथड है। दूसरा एक है डाइट का मेथड, जिसको हम कहते हैं डैश ट्रीटमेंट। क्रोनिक पेन्स में आप कर सकते हैं, अगर किसी की ब्लड प्रेशर की उसकी काज बनती है, तो मेरा ख्याल है कि ये वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सैलड्स अगर बेस डाइट उसको दी जाए, ये डैश से बनता है डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये अगर उसकी की जाए तो उसकी ना सिर्फ हाइपरटेंशन ठीक होगी, उसकी पेन भी ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, एक वो अभी बाद में, ये हमारी रूटीन में नहीं आ रहा। दूसरा है जी, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तारक मियाँ। उन्होंने मिग्रेन के पेशेंट्स में एक रिजल्ट्स लिए हैं बहुत शानदार, आप जरूर कीजिएगा। उन्होंने उनकी कार्बोहाइड्रेट बंद करके ना तो रिजल्ट्स लिए थे, और कार्बोहाइड्रेट बंद करके मिग्रेन को बहुत अच्छा रिलीफ मिला। उनसे सुनने के बाद मैंने भी अपने पेशेंट्स के कार्बोहाइड्रेट बंद किए, तो उनके जो अटैक की जो फर्स्ट वीक के में जो मुझे रिजल्ट मिला, वो जो उनको मिग्रेन का अटैक होता था ना, उसकी सीवियरिटी कम हो गई थी पहले ही। मैदे वाली चीजें हैं, चीनी चपाती चावल बंद कर दो। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ ना, तीन चीनी चपाती चावल बंद कर दे। अच्छा जी, अब अगला मेथड सुने। अभी हम देखें, बात कर रहे हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो ये जो डॉक्टर तारक मियाँ का है, ये भी नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारा जो लेमैन का मोस्ट प्रैक्टिस मेथड इन पाकिस्तान, वो ये है, यहाँ वो पट्टी बांध देते। अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जब वो घर आते हैं तो उनकी वाइफ ने सर पे पट्टी बांधी होती है, उनको पता चल जाता है कि इसका सर। और देखे ना, बिला नागा डॉक्टर साहब का तो पर्सनल है। हाँ जी, तो ये लेमैन्स मोस्ट प्रैक्टिस मेथड है हेडेक की ट्रीटमेंट का। अच्छा जी, उसके बाद वॉक आफ्टर एवरी मील। ये आयुर्वेदा का मेथड है कि अगर आपकी जो है ना, खाना खाने के बाद एटलीस्ट 500 कदम जरूर चलें। खाना खाने के फौरन बाद आराम आराम से, नहीं आराम आराम से चलना है, जॉगिंग नहीं करनी। ये मैं आपको एक चीज भी बताऊं, ये अगर आप हकीम लुकमान के इरशादात पढ़े ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो शख्स खाना खाने के बाद 500 कदम भी नहीं चलता, तो उसकी अगर सेहत खराब होती है तो कौन सी अचंभे की बात है। तो ठीक है जी। उसके बाद कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो कि कई लोगों को, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी बंदे को चाय के साथ सर दर्द ठीक होता है, डॉक्टर तारक मियाँ और डॉक्टर आसम शफीक की कॉफी के साथ ठीक होता है। हाँ, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को चाय से बेनिफिट होता है, किसी को कॉफी से होता है, और किसी को सलाद से भी बेनिफिट होता है। ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने खुद भी खा के देखी है। मूली और ये जो खीरा है, ये भी बेनिफिट करते हैं, कभी आप खा के देखिएगा। ये इनका वो जो है ना, हकीम कहते हैं कि मूली चूंकि वो गैसेस को खत्म कर देती है, खीरा भी गैसेस को खत्म करता है, तो इस वजह से एसिड पेप्टिक डिजीज रिलेटिंग जो है ना हेडेक, वो ठीक होती है। ठीक है जी। उसके अलावा ये जो ओवर ईटिंग है, ये हेडेक को बढ़ा देती है। प्रोसेस्ड फूड हेडेक कर देते हैं। स्मोक्ड और ड्राइड फिश जो है, ये भी हेडेक को बढ़ाती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बढ़ा देती हैं, और फूड जो हाई इन सोडियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी बढ़ाते हैं इसको। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। फार्माकोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले आ जाता है कि हमने पहला जो स्टेप है टू रिलीव द पेन, वो कैसे करना है। तो पेन रिलीविंग माइल्ड पेन के लिए एक हम कहते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी, SOS,
क्यों जी, पढ़ा हुआ है ना? दवाई तो देते हैं SOS। हाँ, SOS। किसी को SOS का मतलब आता हो? ये जी, जरूरत है हाँ, अच्छा, देखो सेव आवर सोल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये लातीनी जुबान का लफ्ज है SOS, इसका किसी ने तर्जमा कर दिया इंग्लिश में सेव आवर सोल्स, लेकिन असल में जो लातीनी जुबान में है वो है सी ऑफ सिट, CSIC OP ऑफ SID सिट, जिसका मतलब बनता है व्हेन इट इज नीडेड। सेव आवर सोल्स जो है ना, वो उसका मतलब नहीं पूरा करता, वो गलत है। अच्छा जी, अब आ जाता है SOS। याद रखें कि ये जो आपने दर्द खत्म करने वाली दवाइयां हैं वो SOS ही रखनी है, बजाय स्वाय ऐसी सूरत के जब मरीज कहे जी मुझे सारा दिन दर्द होती रहती है, तो उस वक्त आप उसको सुबह दोपहर या सुबह शाम दे सकते हैं, वरना इनको SOS रखें। और फार्मूला वही होगा, माइल्ड पेन के लिए सिंगल ड्रग, मॉडरेट पेन के लिए 2 ड्रग, और सीवियर पेन के लिए इंजेक्टेबल। अब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, एक तो माइल्ड पेन के लिए आप पैरासीटामोल की 2 गोलियां दें, काफी इफेक्टिव है। पैरासीटामोल से भी ज्यादा इफेक्टिव जो मैंने देखी है हेडेक के लिए, वो ये मेफिनेमिक एसिड, वेरी वेरी इफेक्टिव, कॉन्स्टॉन, या फिर नेप्रोक्सन सोडियम या नेप्रोक्सन सिंपल जो है। किसका जी, लेक्चर में हूं मैं, बाद में बात। अच्छा जी, जो आपने ट्राई किया बताएं बताएं। हाँ जी, और वो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुन तो लेना, सुन ले बात मेरी, ये आगे आ रहा है। ये सिंगल ड्रग से आप पहले कोशिश करें, ये मैंने पहले आपको सिंगल ड्रग बताई। अगर माइल्ड की बजाय मॉडरेट पेन हो जाती है तो फिर आपने 2 ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं, एक एनाल्जेसिक और एक एनसेड, या फिर एनाल्जेसिक या एनसेड में से एक ले लें प्लस कोई मसल रिलैक्सेंट ऐड कर, ये मॉडरेट पेन में, और सीवियर पेन में तो इंजेक्टेबल ही। अच्छा जी, अब आ जाता है कि अगर आपने काज के मुताबिक ट्रीटमेंट करना है जो कि थोड़ा सा आपका प्रोलॉन्ग होगा, तो मिग्रेन में सोमाट्रिप्टान जो है ना, ये आजकल ड्रग ऑफ चॉइस इसकी बन रही है मिग्रेन। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए कार्बामाजेपिन, सर इसका सोमाट्रिप्टिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? वो वेजोडायलेशन को खत्म करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है ब्रेन की, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की जो है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, उसकी वेजोडायलेशन की वजह से चूंकि पेन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, टेंशन हेडेक में आपने ये देनी होती है कोई ना कोई बेंजोडायजेपिन, और क्लस्टर हेडेक में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने देना होता है, जिसमें सिलेक्टिवली जो दवाई काम करती है, डॉक्टर आसम शफीक के तजर्बे में भी रही है, वो है निफेडिपिन, और हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है जी। अब सपोर्टिंग मेडिसिन का जो मैंने रिजल्ट देखा है वो ये है कि लाजमी ऐसे मरीजों को कोई ना कोई PPI जरूर दो, क्योंकि हमारे मुल्क की जो आबादी है उसमें आप मैदे के एलिमेंट को निकाल नहीं सकते। मैदा जो है हमारे हर मरीज का थोड़ा सा खराब होता है, तो इसलिए जरूर PPI, और PPI में भी अगर आप डेक्सलैंसोप्राजोल देते हो तो इसके किडनी साइड इफेक्ट बहुत लीस्ट है। जी सर, ये हर पेशेंट को हेडेक या जो कह रही है मेरे गैस चढ़ दी है सर जी, हर पेशेंट को इसलिए भी कि अगर आपने एनसेड दिया है तब भी आपको जरूरत है उसको देने की, ठीक है ना। लेकिन अक्सर हम एनसेड लिख देते हैं, पैरासीटामोल अगर आपने खाली दिया तो फिर बेशक ना दें। इसका जो PPI है, इसका मोड ऑफ एक्शन तो हमें पता है कि क्या करेगा ये। हाँ, हाँ। ये हेडेक को कैसे कंट्रोल करेगा? ये हेडेक को एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन को कंट्रोल, वो उसकी जो है ना एसिड पेप्टिक डिजीज को ठीक करके। सर एसिड पेप्टिक डिजीज को देखो ना, या तो हम ये जेल में लाएंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज रिपीट, या हम एसिड इज यूटिलाइज्ड। हाँ जी, चलें SOS कर लें। हाँ, लेकिन मैंने इस्तेमाल करके देखा है, हमें अच्छा रिजल्ट। अच्छा, फिर एक और भी है जी, प्रोप्रेनोलॉल एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन अगर आप देते हैं, हाँ, और स्टेमेटेल या ग्रेविनेट जो है ना, ये भी एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन, मैं इसको मेन मेडिसिन नहीं कह रहा, सपोर्टिंग मेडिसिन। आपने नुस्खा भी तो बनाना है ना,
तो एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, ये आखिरी स्लाइड है जी, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि अब आपने ट्रीट तो कर लिया, लेकिन आपको एक जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा डेंजर पॉइंट है जिसपे मैंने या तो पेशेंट को रेफर करना है या फिर मैंने मरीज को सीरियसली लेना है। उसमें पेशेंट आपके पास आ जाता है सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक कि जी डॉक्टर साहब सिर दर्द नाल मेरी रात को अख खुल गई, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आपने या तो सीरियसली लेना है या उसको रेफर कर देना है। उसकी आपने फिर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करानी है। एक दूसरा, जिस पैटर्न से उसको पेन हो रही थी वो पैटर्न ही चेंज हो जाए, तब भी आपने उसको सीरियसली लेना है। तीसरा ये है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत ज्यादा उसके हो जाए, जैसे फीवर हो जाए, स्टिफ नेक आ जाए, नोजिया आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए, विजन के उसके अंदर चेंजेस आ जाए, उसके लॉस ऑफ बैलेंस शुरू हो जाए। तो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उनको मद्देनजर रख के जरूर आपने उसको सीरियसली लेना है। फिर उसकी डेली लाइफ के ऊपर अगर असरअंदाज हो जाए, वो कहते जी मेरे को काम नहीं होता, मेरे को उठिया नहीं जाता, मेरा तो जिंदगी खराब हो गई है इस हेडेक की वजह से, उसको जरूर सीरियसली लेना है। फिर अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री हो कैंसर की, उसको भी आपने सीरियसली जरूर लेना है। या आपको लगे कि ये जो पेशेंट है, आपकी अपनी विजन के मुताबिक आपको लगे कि जी इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तब भी आपने उसको सीरियसली लेना है। और बिहेवियरल चेंजेस में अगर आपको लगे कि ये जो इसकी पेशेंट की मेमोरी भी साथ इन्वॉल्व हो गई है, इसकी जजमेंट लेवल खराब हो गया, या इसका इमोशनल कंट्रोल डिस्टर्ब हो गया है, तब भी उसको सीरियसली लेना है। और या फिर पेशेंट जो है वो बड़ी उम्र का होता है। ठीक है जी, ये हो गया जी खत्म। और थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर जी, सर, मेरा एक सवाल है, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी सर।